गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अगला जो मैथ्स में टॉपिक ले रहे हैं भाई, वो टॉपिक हमारा है एवरेज। औसत की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि औसत क्या होता है। तो भाई यदि औसत की हम बात करें तो हम यूं कहेंगे राशियों का मध्यमान, राशियों का मध्यमान या फिर माध्य की बात कह सकते हैं कि जो माध्य होगा वो आपका औसत होगा, या फिर अपनी भाषा में हम यूं कह सकते हैं बराबर बंटवारा। बराबर बंटवारे से क्या मतलब है भाई, समझिए। जैसे मेरे पास 10 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को मैं 5-5 टॉफी दे रहा हूं, तो हम ये कहेंगे कि जो टॉफियों का औसत है वो 5 होगा। अब मान लीजिए मैं सभी को 5-5 टॉफी दे रहा हूं, लेकिन एक विद्यार्थी को मैंने 6 टॉफी दे दी और दूसरे को मैंने 4 दे दी। तो भाई एक को मैंने एक ज्यादा दी तो दूसरे को एक कम दिया है, तब भी औसत आपका क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी को ज्यादा मिल रहा है तो दूसरे को उतना कम कर दीजिए, यानी हमें सब में बराबर बराबर बांटना है। जैसे यहां समझिए मैं संख्याएं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। तो भाई मध्यमान यानी मध्य की जो संख्या है, तो हम यूं कहेंगे मध्य में जो संख्या है वो कितनी है भाई, 3। तो औसत 3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं सबको 3-3 टॉफी बांट रहा हूं, तो देखिए यहां किसी बंदे को एक टॉफी ज्यादा मिल रही है तो यहां एक कम मिल रहा है, बात बराबर हुई। यदि इसे 2 ज्यादा मिल रहा है तो इसे 2 कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी को यदि ज्यादा है तो दूसरे के लिए उतना कम करना है। इस लॉजिक को हम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो भाई केवल थिंक के आधार पे हो सकते हैं, हम सोच के कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं आपको क्वेश्चंस जब करवाऊंगा वहां बिल्कुल हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि मूल जो औसत निकालते हैं वो क्या करते हैं भाई, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की जो संख्या है उससे हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। भाई ऐसी संख्याएं यदि दे रखी हो जिनका हमें पता है तब तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि हमें डायरेक्टली करना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और यदि भाई आपकी समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी से क्या तात्पर्य है, यानी संख्याओं का अंतराल यदि बराबर दिया गया है, जैसे यहां इस क्वेश्चन में अपन ने देखा है, जो अपन ने उदाहरण लिया है, देखिए सभी संख्याओं में एक एक का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में औसत निकालने के लिए या तो मध्य की संख्या देख लीजिए, या फिर क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा कर लेंगे। देखिए फर्स्ट 1 है, लास्ट 5 है, फर्स्ट और लास्ट का योग करेंगे तो 6 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 3 आपका औसत हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूं जिसमें हम बराबर अंतराल वाली संख्या नहीं लेते हैं। मैंने लिखा 5 9 3 11 7 और 16। ये भाई मैंने संख्याएं ले ली हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये संख्याएं मैंने ली हैं और मैं कह रहा हूं कि औसत ज्ञात करना है, तो एक तो ये हो गया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हम कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं औसत 10 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबके हिस्से में 10-10 आना चाहिए। तो देखिए यहां इसको 5 ही मिल रहा है, यानी कितना कम मिला, 5 कम मिला है। इसको कितना कम मिला है, 1 कम मिला है। इसको कितना कम मिला है भाई, 7 कम मिला है। इसको 1 ज्यादा मिल रहा है। 10 से इसको देखिए 3 कम मिल रहा है, और इसको कितना ज्यादा मिल रहा है भाई, 6 ज्यादा मिल रहा है। तो देखिए 1 कम और 1 ज्यादा, क्लियर हो गया। 1 को कम मिल रहा है, 1 को ज्यादा, तो बात बराबर हो गई। यहां देखिए माइनस का 3 है और माइनस के 5 है, तो माइनस के 3 और माइनस के 5 कितने हो गए भाई, माइनस में 8, यानी 8 कम मिल रहा है, और यहां 6 ज्यादा मिल रहा है, तो कम बचेगा कितना, 2। अब 2 इसको कम मिल रहा है, 7 ये कम है, यानी टोटल कम कितना है, 9। अब संख्याएं हमारे पास कितनी, ये चेक कीजिए, तो 3 और 3 6 संख्याएं हैं भाई। तो भाई ये 9 जो कम मिल रहा है ये आपको सभी में बांट देना है,
क्योंकि मैंने औसत 10 माना था, सबके हिस्से में 10 आने चाहिए थे, लेकिन 10 जब हम बांट रहे हैं तो कुल मिला के 9 कम मिल रहा है। तो 9 को मैं 6 लोगों में यदि बांटता हूं तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे भाई, 1.5 कम प्राप्त हो रहा है। तो जो सही औसत होगा वो आपका क्या होगा भाई, 10 हमने माना है तो 1.5 कम हो जाएगा, यानी सही औसत जो होगा वो कितना होगा भाई, 8.5 होगा। क्लियर हो गई बात? और समझते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। मैंने कहा 7, 3, 9, 12, ये 4 संख्याएं ली है। अपनी मर्जी से मैं ये मान लेता हूं कि भाई प्रत्येक के हिस्से में 5 5 आ रहा है, मान लिया। अब देखिए इसमें 7 दिया गया है, यानी इसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 2, इसको कम मिल रहा है 2, इसको ज्यादा मिल रहा है 4, इसको ज्यादा मिल रहा है कितना, 7। भाई इसको 2 कम मिला, इसको 2 ज्यादा मिला, तो बात बराबर हो गई। ये तो क्लियर हो गया, +2 -2 हट जाएंगे। अब ज्यादा मिल रहा है, और कितना ज्यादा मिल रहा है, 11। संख्याएं कितनी है, 4। तो भाई 11 को जब 4 भागों में बांट देंगे अपन, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20। तो हम यूं कहेंगे प्रत्येक के हिस्से में अभी भी ज्यादा आ रहा है, कितना, 2.75। तो इसका मतलब आपने 5 जो माना था वो अज्यूम की गई जो संख्या थी उससे 2.75 आपका ज्यादा होगा, और राइट जो आंसर होगा वो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को? देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 50 संख्याओं का औसत पूछा है, प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। तो भाई प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 से, और अंतिम संख्या कहां तक लेनी है आपको, 50 संख्याएं लेनी है। फर्स्ट हमारे पास 1 है, लास्ट हमारे पास 50 है बटे 2। मैंने बताया था जब बराबर अंतराल दे रखा है तो ऐसी स्थिति में औसत के लिए मैं क्या करूंगा, पहली और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दूंगा। 51 में यदि 2 का भाग दे देते हैं तो 25 पॉइंट अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 5। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? भाई आपसे ये कह रखा है सम संख्याएं लेनी है, तो हम सम संख्या ले लेंगे भाई, 2 4 6, और इसने कह रखा है 50 तक की संख्या लेनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, 2, लास्ट हमारे पास क्या हो गया, 50, जोड़ के यदि आधा कर देते हैं तो कितना हो गया भाई, 26। राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 26। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यदि सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 बढ़ाने से भी औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे भाई 50 तक संख्या लेनी है और सम संख्या लेनी है, तो मुझे एक बात बताइए, 50 तक गिनती में सम और विषम बराबर बराबर है, यानी सम संख्या भी कितनी है, 25 है, और विषम संख्या भी कितनी है, 25 है। तो मैंने क्या कहा, जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 बढ़ा दीजिए। हमने कहा 50 तक गिनती में सम संख्या 25 होती है, तो आंसर जो होगा 25 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 26। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार इस क्रम से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। एसएससी 2013 मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे उसके बारे में लेवल 2 में बात करूंगा, वहां समझाऊंगा। यदि सम संख्याओं का औसत निकालना है तो जितनी संख्याएं हैं 1 बढ़ाने से भी आप औसत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से भी हम औसत प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? यहां देखिए 10 सम प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं। पिछले क्वेश्चन में 50 तक था, यहां 10 संख्याओं की बात कर रहा है। तो संख्याएं यदि लेंगे तो 2 4 6 और अंतिम संख्या कौन सी होगी, 20, क्योंकि 10 गिनती लेनी है आपको, संख्या 10 लेनी है भाई। 10 तक नहीं कहा उसने, यदि 10 तक कहता तो 2 4 6 8 10 पे रुक जाता, लेकिन 10 संख्याएं लेनी है और हमको पता है कि संख्याएं आधी आधी होती हैं। 20 तक लूंगा जब मैं कहूंगा कि 10 सम संख्या होंगी और 10 ही विषम होंगी।
यहां यदि हम बेसिक देख रहे हैं तो 2 फर्स्ट और लास्ट 20/2 कर लूंगा। औसत आपका कितना आ रहा है भाई? 11 हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? जितनी संख्याएं हैं उसमें 1/2। तो इसने क्वेश्चन में कर रखा है 10 सम संख्या है, औसत बताना है, तो आंसर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। 1 बढ़ा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 11 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम की बात की जा रही है, तो 100 से कम में मैं क्या कहूंगा? 1, 3, 5 और 100 से कम विषम संख्या की बात कर रहा है, तो अंतिम कौन सी होगी? 99 में आपका अंत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी जो आपका औसत होगा वो कितना होगा? 50 हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? सम के लिए मैंने बताया था कि भाई जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 बढ़ा देंगे, और विषम में क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं वही औसत होगा। मुझे एक बात बताइए, 100 तक गिनती की बात कर रहा है, तो 100 तक गिनती में 50 सम संख्या होती हैं, 50 विषम होती है। सम संख्याओं का औसत पूछे तो 50 + 1 51 होगा, और विषम का पूछे तो 50 होगा। जितनी संख्याएं हैं वही औसत होगा। क्लियर हो गई भाई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? समझिए भाई इस बात को, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। तो 0 से हमें 50 संख्याएं लेनी है। ध्यान दीजिए, 50 तक लिखा होता तो 0, 1, 2, 3 और लास्ट में 50 लिखता, लेकिन तक नहीं लिखा है। उसने क्या कहा? प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो देखिए भाई, आपको 3 संख्याएं दिख रही है, जबकि गिनती कहां तक है? 2 तक ही है। इसका मतलब 50 संख्याएं भाई कहां तक ही खत्म हो जाएंगी? 49 तक। क्यों? क्योंकि 1 से 49 तो ये हो गई, और एक 0 हो गई, तो टोटल 50 संख्या लेनी है, तो 0 से कहां तक होंगी? 49 तक होंगी। फर्स्ट 0, लास्ट 49/2, और 49 में यदि 2 का भाग देंगे तो आंसर जो होगा 24 पॉइंट कितना होगा? 5 आपका पता लग जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए, 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए। गुणज क्या होते हैं? जो गुणा के रूप में चलते हैं। जैसे पहला गुणज 5 × 1 5, दूसरा गुणज 10, 5 × 2, तीसरा गुणज 5 × 3। इसी तरीके से कौन सा गुणज लेना है? अंत में 20वां। तो 20वां गुणज क्या हो जाएगा? 20 × 5 यानी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सब में बराबर अंतराल है, तो वही फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दूंगा, और 105 में जब 2 का भाग देंगे तो भाई कितना प्राप्त हो जाएगा? 52 पॉइंट कितना? 5 आपका प्राप्त होगा। आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? इस बार वर्ग की बात की गई है, तो ध्यान दीजिए, वर्गों का योग बता रहा हूं मैं, क्योंकि अपना औसत निकालने का मूल जो हमने सीखा है वो क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वर्गों का योग निकालना हो तो क्या होता है? n × n+1 2n+1 बटे 6। n जहां क्या है? राशियों की संख्या है, या यूं कहेंगे जैसे 1 से 10 तक गिनती के वर्गों का योग निकालना है, तो n का मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये योग है। औसत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? औसत के लिए हमने क्या सीखा है? राशियों का योग में भाग देना है राशियों की संख्या का, और राशियों की संख्या क्या है? n है। भाई 10 तक गिनती के वर्गों का पूछा तो मैंने कहा था n का मतलब राशि की संख्या ही है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और औसत आपका क्या बनेगा? n+1 2n+1 बटे 6। योग का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान रखना है। औसत निकालना है तब तो मैं क्या करूंगा? n+1 2n+1 बटे 6, और योग के लिए n × n+1 2n+1 बटे 6। 10 का पूछ रहा है भाई, तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए 10 n की वैल्यू रखूंगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11।
n की जगह 10 रखूंगा, 10 गुणा 2 20 और 1 21, और बटे में कितना होगा भाई 6। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21। 11 गुणा 7 करेंगे तो 77 में यदि 2 का भाग देते हैं तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई 38.5 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 38 का 2 गुना 76 और 1 का जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा आधा, तो आंसर जो होगा वो होगा 38 पॉइंट कितना 5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। देखिए भाई घनों का योग, यदि घनों का योग पूछा जाता है तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ये प्राकृत संख्याओं के योग है। यदि इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो किसका योग बन जाता है घनों का। घनों के योग में हम भाग दे दे राशियों की संख्या का, जहां राशि की संख्या किसके बराबर है n के, तो हमारा औसत जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई n बटे 4। देखिए n का मैं भाग दूंगा लेकिन स्क्वायर लग रहा है, तो n स्क्वायर में भाई n का भाग देंगे तो केवल क्या बचेगा n, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और n प्लस 1 का स्क्वायर। ये हम यूं कह सकते हैं औसत का फॉर्मूला बन गया है। या आप योग पता कर लीजिए, बाद में 10 का भाग दे देंगे क्योंकि 10 संख्याओं की बात कर रहा है। 20 संख्या के लिए बोलता तो 20 का भाग दे देना। कैसे भी हम ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट औसत का ध्यान रखो या फिर योग से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, उतना ही आपका टाइम लगना है। कीजिए भाई n की वैल्यू 10 बटे 4 इंटू 10 प्लस 1 का स्क्वायर, 10 प्लस 1 यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। 2 से ये भाई 5 बार कैंसिल हो गया। हल करते हैं, देखिए 5 एकम 5 और 12 5 60 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो भाई 2 3 6, 2 दूनी 4, 302.5 यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। घनों के लिए, वर्गों के लिए आपको भाई ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बिना फॉर्मूले के हम नहीं कर पाएंगे। n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ये लगातार संख्याओं के योग भी पता कर सकते हैं। इससे भी इतनी सी टर्म्स जो है वो लगातार संख्याओं की है और इसका स्क्वायर करते हैं तो घनों का योग प्राप्त होता है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। भाई चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, ये यदि वर्ग के रूप में दे रखी है तो इनका जो योग होगा वो योग कैसे होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटे में 6। सम संख्याओं का योग पता करना हो या फिर विषम संख्याओं का योग पता करना हो, यदि वर्ग के रूप में आपको दी गई है तो हम यहां योग पता कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6 से। और औसत यदि ज्ञात करना है तो राशि की संख्या का भाग दे देंगे। देखिए n 20 तक की बात कर रहा है भाई ये, तो n की वैल्यू रखूंगा 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। ध्यान दीजिए यहां n राशि की संख्या नहीं है इस बार, क्योंकि 20 तक की संख्याएं दे रखी है तो 20 तक विषम संख्या तो 10 ही होंगी, राशियों की संख्या तो 10 ही है, लेकिन n की वैल्यू 20 रखनी है भाई, जहां तक पूछ रहा है वो ध्यान रखना है। इंटू n प्लस 2 यानी 20 प्लस 2 कितना हो गया 22। ये यूं ध्यान रख सकते हैं, अंतिम संख्या से लगातार 3 संख्या लिखनी है। 20 तक का योग पता करना है तो 20 21 22 और बटे में क्या लिख दूंगा 6। ये तो योग पता लग जाएगा। औसत निकालना है तो राशि की संख्या का भाग देंगे और राशियों की संख्या कितनी है भाई 10 है, तो मैं 10 का भाग और दे दूंगा। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 20 तक कहा है तो 20 तक में 10 सम संख्या है, 10 ही विषम है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार और 22 को 7 से यदि गुणा करते हैं तो 22 7 154 यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं। 31 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। भाई 31 से 40 पूछ रहा है तो 31 से लेके 40 तक का औसत पूछा है, बराबर अंतराल है, तो मैंने क्या सिखाया है,
पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर लेंगे। 71 में यदि 2 का भाग देंगे तो भाई जो आंसर होगा वो कितना होगा, 35.5। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये हम छोटे छोटे भाई केवल अभी तक आपको जो सीरीज दी है, समांतर सीरीज की अपन ने क्वेश्चन की बात की है। नेक्स्ट समझ रहे हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याएं यदि लिखते हैं तो भाई क्या बराबर अंतराल होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आगे 29। तो देखिए इसने 9 के लिए बोला है, तो 3, 3, 6 और 3 9, 23 तक में 9 हो जाएंगी। औसत के लिए भी यहां बराबर अंतराल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, राशियों का योग बटे राशि की संख्या से ही पता करना होगा, या फिर हम कहेंगे बराबर बराबर बांट दीजिए। लेकिन योग बटे संख्या से हम जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हैबिट में पड़ी हुई चीज है ये। जोड़ लीजिए, देखिए 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 में 13 जोड़ेंगे तो भाई देखिए 28 10 38, 41 हो गया। 41 में आप 17 जोड़ेंगे तो 58, 58 में यदि 19 जोड़ते हैं तो 77, और 77 में यदि 23 जोड़ेंगे तो 7 3 10 80 और 20 पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 100 बटे राशियों की संख्या कितनी है, 9। 100 में यदि 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1 बटे 9, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां अंतराल बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, राशि का योग बटे राशि की संख्या ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। भाई 5 संख्याएं हैं और विषम संख्या है, इनका औसत दे रखा है। समझिए बात को, मैंने क्या बताया था, यदि बराबर बराबर अंतराल दे रखा है तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 होगा। दूसरा मैंने क्या समझाया, मध्य की जो संख्या होगी वो औसत होगी। जैसे शुरू में मैंने 1 2 3 4 5 लिखा था, इसने कह रखा है कि 95 औसत है, तो भाई ये 95 बिल्कुल मध्य में होना चाहिए। 5 संख्याओं के लिए कहा है तो 5 संख्या बना लीजिए। विषम संख्याएं बनानी है तो भाई इधर 97 हो जाएगी, इधर 93 हो जाएगी। 3 संख्या तो आपकी हो गई है, इधर 91 होगा तो इधर अपने पास क्या हो जाएगा भाई, 99 हो जाएगा। देखिए 5 संख्याएं हो गई हैं, 91 93 95 97 और 99। औसत यदि निकालते हैं तो मध्यमा नहीं आएगा, 95 आपका आ रहा है। इसने क्या कर रखा है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी पीछे से मुझे चौथे नंबर की संख्या पता करनी है। तो पीछे से देखिए चौथे नंबर पे जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है भाई, 93। 93 में आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है। भाई इस बार ध्यान दीजिए, 4 संख्याएं दे रखी हैं और जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, सम है, इनका औसत 73 है, यानी भाई 73 आपका मध्य में होना चाहिए। अब एक बात यहां समझने की ये है कि 73 खुद एक विषम संख्या है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। संख्याएं जो आपकी होंगी वो कौन सी होंगी, 72 और 74। क्यों होंगी, अरे भाई 72 73 74 का औसत निकालू तो 73 आएगा कि नहीं आएगा, या यूं कह दीजिए 72 और 74 का औसत निकालू तो 73 आएगा या नहीं आएगा। एक बात और समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 संख्याएं लिखी हैं भाई मैंने, औसत पूछे तो कितना आ रहा है, 3। अब समझो 1 और 5 का औसत पूछे तब भी 3 ही होगा, 2 और 4 का औसत पूछे तो भी 3 ही होगा। यानी कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 से 5 तक कह दे, या यूं कह दे 1 5, या यूं कह दे 2 और 4 का औसत बताओ। तो यहां 72 और 74 का जो औसत है वो भी 73 ही है, और यूं कह दे कि 72 73 74 का औसत है तो भी कितना है, 73 ही है। अब मुझे एक बात समझाइए, इसने आपसे ये कहा है कि जो संख्याएं आपको लेनी है वो 4 लेनी है, और 4 जो संख्याएं हैं वो सम होनी चाहिए।
तो भाई एक बात बताइए, ये दो संख्याएं तो आपकी हो चुकी हैं। इधर यदि 70 होगी तो इधर आपके पास क्या होगी, 76। देखिए 70 और 76 का औसत लेंगे तब भी 73 आएगा, 72 और 74 का औसत लेंगे तब भी 73 आएगा। इसने आपसे ये पूछा है बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो हमारे पास कौन सी होगी भाई, 76 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी। और राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी आपका होगा। क्लियर हो गई भाई बात। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याएं भाई ए बी सी डी ई, आपसे ये कहा है ये क्रमागत संख्याएं हैं यानी लगातार संख्याएं हैं और इनका औसत 66 है। भाई मध्य की संख्या औसत होगी, मध्य में क्या आ रहा है सी, ये आपको 66 दे रखा है। बना लीजिए भाई पांचों संख्याएं लगातार हैं इस बार, तो यहां लिखूंगा भाई 65, तो यहां हो जाएगा 67, यहां लिखूंगा 64, तो यहां हो जाएगा 68। लगातार संख्याएं ले ली भाई 64, 65, 66, 67, 68। मध्य में आपके 66 है, तो इसका मतलब औसत जो है वो 66 है। क्या पूछा है, बी तथा ई का गुणनफल बताइए, तो बी हमारे पास 65 है और ई हमारे पास 68 है। इनका गुणनफल आपसे पूछा है, तो गुणा कर लेंगे भाई 65 को 68 से गुणा करेंगे, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 6 48, 6 5 30, 48 और 30 आपके पास हो जाएगा 78, 4 82 का 2 हासिल के 8, 6 6 36 में 8 जोड़ दीजिए 4420। आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, डी होगा। गुणा आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको आता है उस तरीके से हम गुणा कर लेंगे। अदरवाइज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वहां गुणा करना भी हम सीखेंगे, जिससे फास्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, 8 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 51 है। अब यहां से देखिए अभी तक अपन ने सीरीज के क्वेश्चन किए हैं, यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले बेसिक मूल बता रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट करना बताऊंगा, थिंक पे आधारित करना बताऊंगा। और जो मैंने एक बात कही थी कि बराबर बांटना है, पहले हमने एक छोटा उदाहरण लेके कोशिश की थी, यदि वहां नहीं समझ पाए हो तो यहां हम उसे बहुत आसानी से समझेंगे। एक एक पॉइंट की बात को ध्यान रखेंगे। क्या करना है, मैंने आपसे यह कहा कि 5 विद्यार्थियों का औसत 3 है। आपसे मैंने कहा 5 का औसत जो है वो कितना है, 3। इसका मतलब 5 विद्यार्थियों को 3-3 मिठाइयां दी गई है। मैं पूछूं बताइए कुल मिठाई कितनी थी। क्यों पूछ रहा हूं ऐसा, क्योंकि औसत में हमें कुल के बारे में पता होना चाहिए। तो राशि की संख्या का भाग दे देंगे, औसत बन जाएगा। अब भाई 5 का औसत यदि 3 है तो 5 संख्याओं का योग यदि इनका ज्ञात करना है, तो मैं क्या बता रहा हूं, 5 बच्चों को 3-3 टॉफी दी गई है, तो कुल कितनी टॉफी होंगी। तो आप कहोगे सर हर विद्यार्थी को 3 मिली है, 5 बच्चे हैं, तो 5 गुणा 3 यानी 15 टॉफी आपकी कुल रही होंगी। या यूं ध्यान रख लो कि यदि राशियों के औसत को राशि की संख्या से गुणा कर देंगे तो योग पता लग जाएगा। मैं यहां योग पता कर रहा हूं, 8 छात्रों का औसत 51 है, तो 8 गुणा 51 करेंगे तो 8 विद्यार्थियों का योग पता लग जाएगा भाई। दूसरे 9 छात्रों का औसत 68 है, 9 को यदि 68 से गुणा कर देंगे तो 9 विद्यार्थियों का योग पता लग जाएगा। सभी विद्यार्थियों का पूछ रहा है, तो 8 विद्यार्थी और 9 विद्यार्थी यानी 17 का योग पता लग जाएगा। और 17 के योग में यदि 17 का भाग दे दूंगा तो सभी विद्यार्थियों का औसत पता लग जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। पता लगाइए भाई, 8 एकम 8, 8 5 40, 9 से गुणा करेंगे 9 8 72, 9 6 54 में 7 और जोड़ देंगे 61 हो जाएगा। योग पता कर रहे हैं, 8 और 2 10, 2 6 और 4 10, 1020 हमारे पास 17 विद्यार्थियों का योग आ रहा है। तो मैं कहूंगा औसत जो बनेगा वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और 17 का भाग 102 में देंगे तो 17 से 102, औसत जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा भाई, 60 हमें प्राप्त होगा। क्या बेसिक काम में लिया है, 8 का औसत है तो 8 का योग पता लगा लिया, 9 का औसत दे रखा है 9 का योग पता लगा लिया,
सभी को जोड़ दिया, 17 का योग पता लग गया और 17 के योग में 17 का भाग दे दिया तो क्या बन गया भाई, औसत बन गया है। लेकिन मुझे ये यूज नहीं करना है। करना क्या है उस बात पे आइए। आप अपनी मर्जी से मान लीजिए कि भाई 8 विद्यार्थियों को 51 मिला है, 9 विद्यार्थी में प्रत्येक को 68 मिला है। तो आप खुद ही मान लीजिए, जैसे माना था संख्या मान लो, चाहे 68 मान लो, ये मान लीजिए कि भाई प्रत्येक को 68 मिल रहा है। मैं समझा रहा हूं, दोनों ही तरीके समझने हैं। मैंने क्या माना कि प्रत्येक विद्यार्थी को 51 ही मिलेगा, तो भाई 8 विद्यार्थी को तो 51 ही मिला था, यानी बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगले 9 विद्यार्थी हैं, इन्हें भाई 68 मिला है, यानी एक विद्यार्थी को 51 से 17 ज्यादा मिल रहा है भाई। अब एक बात बताइए, एक विद्यार्थी को 17 ज्यादा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? क्योंकि मैंने तो ये माना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 51 मिलेगा, और प्रत्येक को यदि 51 मिलेगा तो यहां तो भी 51 ही मिला। लेकिन ये जो 9 विद्यार्थी है, इनमें प्रत्येक को 68 मिल रहा था, तो 51 से कितना अधिक मिल रहा है? 17 अधिक मिल रहा है। तो ये पता कर लीजिए भाई कितना अधिक मिल रहा है, वो सब में बटेगा। तो हम यूं करें 17 एक को ज्यादा मिल रहा है, तो भाई 17 एक को ज्यादा मिल रहा है तो कुल संख्या कितनी है? 9। इतना ज्यादा मिलेगा और ये सभी में बटेगा, तो भाई सभी में बटेगा तो सभी में बांट दीजिए। 17 गुणा 9 को सभी में बांटूंगा तो सभी विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी ज्यादा है? 17 ज्यादा है। तो 17 ज्यादा है तो प्रत्येक के हिस्से में कितना है? 9 है। आपने 51 माना था, अभी हमने कहा कि ये जो ज्यादा मिल रहा है इसको सभी में बांटा, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना और आ गया? 9 और आ गया। तो जो औसत था वो कितना था? 60 था। क्लियर हो गई बात? यदि आप 51 नहीं लेना चाहें तो हम यूं कह रहे हैं, देखिए दूसरी संख्या मान लीजिए। जरूरी नहीं आप यही माने, अपनी मर्जी से भी मान सकते हो भाई। देखिए मैं ये मान रहा हूं कि भाई प्रत्येक विद्यार्थी को 68 मिला। अब समझो, यहां तो 9 विद्यार्थियों को 68 ही मिला था, लेकिन जब मैंने यहां देखा तो प्रत्येक विद्यार्थी को कम मिला। और कितना कम मिल रहा है? 68 से 51 कितना कम है? 17 कम है। तो भाई कम होगा, कितना कम होगा? एक विद्यार्थी पे 17 कम है, विद्यार्थी कितने? 8। इतना टोटल कम मिल रहा है। सभी में बांट दो, सभी विद्यार्थी कितने? 8 ये 9 ये, तो सभी विद्यार्थी भी कितने? 17। यानी प्रत्येक के हिस्से में कम आएगा। कितना कम आएगा? 8। तो 68 में से 8 कम कर लीजिए भाई, आंसर कितना होगा? 60 होगा। समझ पाए होंगे? आगे जो मैं क्वेश्चन है वो इस मेथड से बिल्कुल नहीं करूंगा, हम इसे ही यूज लेंगे। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, और केवल इस बात को यदि समझ गए तो औसत का हर क्वेश्चन आप 20 से 25 सेकंड में कर रहे होंगे। बस समझना यही है कि मुझे बराबर बराबर कैसे बांटना है। भाई कुछ भी संख्या आप मान लीजिए और ये मानना है कि भाई इतना इतना ले रहे हैं। यदि ज्यादा है तो सब में बांट दो कितना ज्यादा है, कम है तो भी सब में बांट दो कितना कम है। जैसे क्वेश्चन अगला हम समझ रहे हैं, देखिए एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। मैं तो यही मान रहा हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी 16 वर्ष का है, तो भाई 30 विद्यार्थी तो 16 के ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे क्या कहा? 20 लड़कियों की औसत आयु 14 है। अरे लड़की जो है वो 14 वर्ष की है, प्रत्येक लड़की कितने वर्ष कम हो रही है भाई? 2। और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? 20। एक लड़की 2 वर्ष कम की है, तो 20 लड़कियां कुल कितनी कम हो जाएगी? 20 गुणा 2 कर लीजिए या 40 लिख दीजिए। मैंने कहा ये कम है, इसको सब में बांट दो, और सब में बांटूंगा तो कितने विद्यार्थी में? 30 तो लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, कुल आपके पास टोटल विद्यार्थी कितने? 50। 50 में जब मैं इसको बांटूंगा तो 2 गुणा 2 4 हो रहा है, और 4 में यदि 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 8 40। प्रत्येक के हिस्से में भाई कितना आ रहा है? 0.8 आपका आ रहा है। प्रत्येक के हिस्से में 0.8 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कमी हो रही थी क्योंकि 14 14 थी, तो 16 में से 0.8 कम कर दीजिए
और 16 में से यदि 0.8 कम करेंगे तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 15.2 आपका आंसर। बिल्कुल आसान है। और समझते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कक्षा के 24 छात्रों में से, लिख के क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इसमें 2-3 आपकी कंडीशन दे रखी है। 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर यानी 1.15 है 6 विद्यार्थियों की। फिर कह रखा है 8 की औसत ऊंचाई, 8 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है तो 1.05 लिख दूंगा भाई, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। शेष की, तो टोटल 24 विद्यार्थी हैं, 6 ये हो गए, 8 ये हो गए, 14 विद्यार्थी आपके बन चुके हैं। शेष जो बचेंगे भाई वो कितने बचेंगे, 10 जो बचे हुए हैं इनकी ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है तो 1 पॉइंट क्या लिख सकता हूं, 11 में लिख सकता हूं, 1.11 मैंने लिख दिया है। अब ये पूछ रहा है बताओ इन सब का औसत कितना होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया भाई, देखो बेसिक जो सीख रखा है, 6 को 1.15 से गुणा करूंगा तो 6 का योग पता लगेगा, 8 को 1.5 से करूंगा 8 का योग पता लगेगा, फिर 10 गुणा 1.11 करूंगा 10 का योग पता लगेगा, फिर सभी का योग पता करेंगे और किसका भाग देंगे, 24 का भाग। तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा मैंने क्या बताया, कुछ भी मान लो तीनों में से, आपकी मर्जी है, कोई सी भी एक संख्या मान लीजिए कि प्रत्येक की ऊंचाई इतनी है, तो मैं यही मान लेता हूं मेरे हिसाब से कि प्रत्येक की जो ऊंचाई है वो 1.15 है। और भी इजी बनाना है तो ध्यान दीजिए भाई, सभी में 2-2 अंक पे पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को ही हटा दो, लास्ट में 2 अंक पे पॉइंट लगा देना आंसर में। भाई 2 अंक पे पॉइंट है तो पूरी कैलकुलेशन में वही चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में आप यदि कैलकुलेशन में आपको समस्या आ रही है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जो पॉइंट है उसको हटा दीजिए। मान लीजिए कि भाई 2 अंक पे पॉइंट है तो लास्ट में 2 पे लगा दें। जैसे मैंने इसको 1.15 जो है इसको सीधा ही मैं यूं कह रहा हूं 115 मान लेता हूं। मैंने क्या किया, इसको 115 ही मान लिया भाई, ये लो। अब देखो इसमें 115 मान लिया है, इसमें 105 मान लिया है, इसमें 111 मान लिया है। 6 विद्यार्थियों में से प्रत्येक को 115 मिल रहा है तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई ये तो क्लियर है। दूसरा क्या कहा, 8 विद्यार्थियों को 105 मिल रहा है तो बताइए 115 देना था, 105 ही मिल रहा है, एक विद्यार्थी को कम मिल रहा है। और कितना कम मिल रहा है भाई, 10। मुझे 115 देने हैं लेकिन ये कह रहा है कि 8 को तो 105 ही मिला है, प्रत्येक को 10 कम मिला है। और भाई टोटल विद्यार्थी 8 हैं तो सभी का कम जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 80। एक विद्यार्थी को 10 कम मिल रहा है, 8 विद्यार्थी हैं, कितना कम हो जाएगा, 80। समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा हमसे क्या कहा, 111 मिल रहा है, मुझे तो 115 देना था, प्रत्येक विद्यार्थी को कम मिल रहा है कितना भाई, 4। और विद्यार्थी कितने, 10। तो भाई एक बात बताइए, 10 विद्यार्थियों में 4-4 कम मिलेगा तो कुल कितना कम हो गया, 40। इसका मतलब 115 आपने माना है लेकिन कमी आ रही है अभी। तो कितने की आ रही, 80 यहां कम मिल रहे हैं, 40 यहां कम मिल रहे हैं, तो कितने कम मिल रहे हैं, 120 आपके कम मिल रहे हैं। मैंने कहा था ये पता कर लीजिए और सब में बांट दीजिए। सब में यदि बांटेंगे तो विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 24। 120 जो कम है इसे 24 में यदि बांट दूंगा तो प्रत्येक के हिस्से में कम आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। तो जो आपने औसत माना था वो 5 कम होगा, यानी कितना होगा, 110। हमने क्या कहा था, 2 अंक पे पॉइंट आ रहा है तो आंसर जो राइट होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अंत में 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे और राइट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, देखिए 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 का औसत 70 है, 7वीं संख्या बताओ। भाई बेसिक से करेंगे जब तो यूं ही कहेंगे, देखिए 7 संख्याओं का औसत 63 है तो 7 गुणा 63 कर लेंगे, 7 संख्याओं का योग पता लग जाएगा। फिर कह रहा है अंतिम 7 का 70 है, अंतिम 7 संख्याओं का योग पता करूंगा तो 7 गुणा 70 कर लूंगा।
शुरुआत की 7 संख्याएं हैं तो 7 गुणा 63, फिर 70 आपके पास दे रखा है, अंतिम 7 का औसत है तो 7 गुणा 70। एक बात बताइए, 7 संख्याओं का योग और 7 संख्याओं का योग जोड़ दें तो कुल कितनी संख्याओं का योग बन रहा है भाई? 14 संख्याओं का योग बन रहा है। और 14 संख्याओं के योग में से यदि 13 संख्याओं का योग घटा देंगे तो एक संख्या बचेगी या नहीं बचेगी? वो कोई सी भी संख्या पूछे, चाहे मध्य की पूछे, चाहे शुरुआत की पूछे, चाहे अंतिम पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये कहेंगे कि 14 संख्याओं में से 13 का यदि योग हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो एक संख्या बचेगी और वो संख्या हमें पता करनी है। ये आपका बेसिक था भाई। या तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7 3 21, 7 6 42, 2 44, 0 7 7 49, माइनस 13 8 104, 13 6 78 और 10 88। आगे हल करते हैं, देखिए 1 9 और 4 13, 4 4 8 और 1 9 में से 8 8 4 को माइनस करो, 11 में से 4 चला जाएगा भाई, क्या बचेगा 7, और 12 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा 4। तो आंसर आपका जो होना चाहिए वो 47 होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था हमें ये नहीं करना है, बांटना है। क्या बांटना है? देखिए मैंने कहा था कोई भी संख्या मान लो, 68 मानो, चाहे 63 मानो, चाहे 70 मानो, औसतन आपको ये दे रखी है। तो मैं ये मान रहा हूं प्रत्येक के हिस्से में 68 आना चाहिए था, लेकिन क्या कहा, 7 लोग हैं, उनका तो 63 ही औसत बताया है। तो हम यूं कहेंगे प्रत्येक के हिस्से में कम आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या माना है, 68 माना है। कितना कम आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 63 मिल रहा है, तो प्रत्येक के हिस्से में कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 5। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो कुल जो कम होगा वो कितना हो जाएगा? 35 कम होगा। दोबारा इसने क्या कहा, 7 का औसत 70 है, माना आपने 68 ही था। यहां प्रत्येक को 2 ज्यादा मिल रहा है, 2 ज्यादा मिलेगा, और संख्याएं यहां भी कितनी है भाई? 7 हैं। तो जो ज्यादा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 14। 35 कम है, 14 ज्यादा है, तो अब कमी रहेगी। 14 हट जाएगा 35 में से, तो कमी रहेगी। वो आपके पास कितने की रहेगी भाई? 21 की रहेगी। 21 की कमी रहेगी। तो देखिए 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 2 गया तो 4, यानी कमी होने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा भाई? 47 होगा। अब यदि ये चीज समझ पाए तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को यूं आप 10-10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। कैसे करेंगे? सीधा सीधा देखिए, 68 है, संख्याएं है 13, 7 का 63 है, कम हुआ 5, 7 का 70 है, ज्यादा हुआ 2, कुल मिला के कम रह रहा है कितना? 3। 7 संख्याएं थी तो कुल कमी होगी 21 की, और 68 में से 21 कम कर लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा वो कितना होगा भाई? 47 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर हम एक बार बेसिक से कर रहे हैं। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि बराबर बराबर यदि हम बांटते हैं तो जो बराबर बंटवारा होता है वही आपका औसत कहलाता है। क्या कहा है? 21 संख्याओं का औसत 40 है। फिर कह रखा है 11 संख्याओं का औसत 35 है। मैंने आपको ये बताया था भाई 11 संख्याओं का औसत 35 है, इसका मतलब 11 संख्याओं को 35 मिला होगा। तो कुल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? 11 गुना क्या कर दूंगा? 35। तो यहां हमें 11 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, तो अगली 11 को यदि 42 से गुणा कर देंगे तो ये 11 संख्याओं का योग, फिर 11 संख्याओं का योग, यानी अपन यूं कह सकते हैं भाई कि टोटल 11 संख्या प्लस 11 संख्या यानी कितनी संख्याओं का योग बन गया है? 22 संख्याओं का योग आपका हो गया है। इसमें से आपसे कह रखा है 21 संख्याओं का औसत 40 है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई? 21 संख्याओं का योग पता कर लेता हूं। 21 गुणा 40 करेंगे तो 21 संख्याओं का योग पता लग जाएगा। अब एक बात बताइए, 22 संख्याओं में से 21 संख्याओं का योग अपन घटा रहे हैं, तो एक संख्या बचेगी और वो मध्य की संख्या बच जाएगी। तो कर लीजिए हल। यहां देखिए 3 8 5 प्लस इसको गुणा करते हैं तो 4 6 2 माइनस 0 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आगे हल करते हैं तो देखिए 5 और 2 7, 6 और 8 14,
4 3 7 और 1 8 माइनस आपका 840, तो जो मध्य की संख्या होगी वो कितनी प्राप्त होगी भाई? 7 हमें प्राप्त हो रही है। ये मैंने आपसे कहा था बेसिक कंसेप्ट है। यदि इसे हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो ध्यान क्या रखना है, यदि आपको ये भिन्न भिन्न टुकड़ों में दी गई संख्याओं का योग एक बार दी गई संख्याओं से अधिक दे रखा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यदि कम दे रखा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, वहां आपके चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। क्यों बदलेंगे उसके बारे में जब इस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा तब हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट के लिए क्या कर रखा है, 21 संख्याओं का औसत 40 है, तो मैं ये कहूंगा भाई प्रत्येक बंदे को 40-40 मिला होगा, लेकिन 11 संख्याओं को तो 35 ही मिला, यानी प्रत्येक संख्या को कितना कम मिला भाई? 5। तो हम यूं कह सकते हैं 11 संख्याएं हैं तो कितना कम मिला होगा? हम कहेंगे 55 आपका कम मिला होगा। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, हमने 40 मान रखा है कि प्रत्येक को 40 मिल रहा है, लेकिन 11 जो है आगे उन्हें 42 मिल रहा है, यानी प्रत्येक को कितना ज्यादा मिल रहा है? 2 ज्यादा मिल रहा है। 11 संख्याएं हैं तो ज्यादा आपका कितना हो जाएगा? 22। अब एक बात बताइए, 55 कम मिल रहा है, 22 आपका ज्यादा मिल रहा है, तो कमी हो रही होगी कितने की? 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, 33 की आपकी कमी हो रही होगी। तो देख लीजिए आपने 40-40 का बंटवारा किया था, लेकिन 33 की कमी हो जाएगी, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी भाई? 7 प्राप्त होगी, क्योंकि 40 में 33 की कमी हो गई है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसी पैटर्न पर 7 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 61 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 48 है, शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए। फिर से मैं एक बार आपको बेसिक बता रहा हूं। देखिए 7 का औसत 52 है, तो भाई 7 को यदि 52 से गुणा करेंगे तो 7 का योग हमें पता लग जाएगा। फिर कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 61 है, तो 3 संख्याओं का योग पता करेंगे, 3 को गुणा कर देंगे 61 से। फिर कह रहा है अगली 2 संख्याओं का औसत 48 है, 2 संख्याओं का योग पता करेंगे, 2 को गुणा कर देंगे 48 से। अब मुझे एक बात बताइए, 7 संख्याओं के योग में से यदि 3 संख्याओं और 2 संख्याओं का योग आप घटा देते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी भाई? 7 में से 3 और 2 5 का योग हम घटा रहे हैं, और जब हम 5 का योग घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी संख्याएं बचेंगी? 2, और उसने उन दोनों का औसत आपसे पूछा है। कर लीजिए हल। 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, माइनस 3 1 3 6 3 18, 2 से 48 को गुणा करेंगे 96, 364 माइनस 183 और 96 को जोड़ रहे हैं भाई, 6 और 3 9, 18 और 9 27। 364 में से 279 हम घटाएंगे तो 2 संख्याओं का योग प्राप्त होगा। 14 में से 9 गया भाई 5, फिर आपके पास में 35 में से 27 घटा देंगे तो 8, यानी हमें प्राप्त हो रहा है 2 संख्याओं का जो योग है वो 85 प्राप्त हुआ है। उसने इन दोनों का औसत पूछा है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं भाई? योग में राशि की संख्या का भाग दे देंगे, और जब मैं 85 में 2 का भाग दूंगा तो जो आंसर होगा वो होगा 42 पॉइंट कितना? 5 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना सही होगा। यदि हम उस तरीके से करेंगे डायरेक्ट, तो देखिए मैं कह रहा हूं प्रत्येक को 52 मिला होगा। हमने ये मान लिया कि 7 संख्याओं का औसत 52 है, तो प्रत्येक के हिस्से में 52 आ रहा है। इसने कर रखा 3 संख्याओं का औसत 61 है, तो भाई 3 जो संख्याएं हैं उनको 52 की बजाय 61 मिल रहा है, तो हम यूं कहेंगे ज्यादा मिल रहा है। और कितना ज्यादा मिल रहा है? 52 से 61 9 ज्यादा मिल रहा है, प्रत्येक को 9 ज्यादा मिल रहा है, तो 3 संख्याओं की बात कर रहा है तो ज्यादा मिलेगा तीनों को भाई कितना? 27। फिर आपसे क्या कहा है? शेष 2 संख्याओं का औसत 48 है। इस बार 52 से 48 मिल रहा है, तो प्रत्येक को कितना कम मिल रहा है भाई? 4, और संख्याएं 2 हैं तो कितना कम मिलेगा? 8 कम मिलेगा। आगे हम हल करते हैं तो प्लस में 27 है, माइनस में 8 है, यानी कंप्लीट जो आपका बचा हुआ भाग है, प्लस के 27 में से माइनस 8 हटा देंगे हम, तो 27 में से यदि 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा भाई? 19। अब ये जो 19 है ये 2 लोगों का होगा, क्योंकि 3 लोग ये थे, 2 ये थे, टोटल 5 हुए हैं, और ये कितने का दिया गया है? 7 का। तो इसका मतलब प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा?
2 से हम डिवाइड कर देंगे, 9.5 प्रत्येक का हिस्सा रहा होगा। अब मैंने क्या समझाया था पिछले क्वेश्चन में, देखिए 11 संख्याओं और 11 संख्याओं यानी 22 का योग था, एक साथ 21 का योग लिखा था, यानी अलग अलग टुकड़ों में दी गई संख्याओं का योग ज्यादा हो रहा था। तब तो मैंने कहा यहां जो प्लस प्राप्त हो रहा है वो करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करें। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में देखिए, यहां 7 का दे रखा है, फिर 3 का दे रखा है, फिर 2 का दे रखा है, यानी इस बार एक बार में दी गई कंडीशन अधिक है। जब एक बार में दी गई कंडीशन अधिक होगी तो ये चिन्ह जो है वो भाई आपके विपरीत होंगे। माइनस में यदि ये प्राप्त हो रहा है तो प्लस करना है, प्लस में यदि प्राप्त हो रहा है तो हमें माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई 7 को 52 मिला, अब 5 लोगों का हिस्सा तो ये हो गया है, अब जो बचा हुआ भाग है वो बटेगा, तो चूंकि यहां व्यक्तियों की संख्या कम है तो जो बचा हुआ भाग है वो आपका घटेगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि इनकी संख्याएं कम हैं। तो घटा दीजिए भाई, 52 में से 9.5 की यदि कमी कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो प्राप्त हो जाएगा 42 पॉइंट कितना 5 आपका प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम जो क्वेश्चंस हैं उनमें बेसिक रूल कम फॉलो करेंगे, हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान ये रखना है प्रत्येक के हिस्से में बंटवारा रख देना है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का 21 से 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं व 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या बता दीजिए। यहां देखिए 2 संख्याएं दे रखी हैं, फिर 3 दे रखी है। वापिस से मैं आपको ढंग से समझाने के लिए एक बार बेसिक फिर ले लेता हूं। देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो भाई 8 को गुणा कर दूंगा 20 से, तो 8 संख्याओं का योग पता लग जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, तो 15.5 गुणा 2 करेंगे, ये 2 संख्याओं का योग पता लग गया है। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है, यानी 21 3 63 और 1 64/3 औसत है, और संख्याएं कितनी है 3, तो औसत गुणा संख्या करेंगे, ये 3 संख्याओं का योग पता लग गया है। अब भाई देखिए 2 संख्याओं का योग ये हो गया, 3 संख्याओं का योग ये हो गया, यानी कितनी संख्याओं का योग बन चुका है? तो हम कहेंगे भाई 5 संख्याओं का योग हो चुका है। अब 5 का योग हो चुका है, दे रखा 8 का है, तो छठी 7वीं और 8वीं हमारे पास बच रही होगी। उसके लिए इसने क्या कंडीशन दे रखी है कि छठी संख्या 7वीं व 8वीं से क्रम से 4 व 7 कम है। भाई छठी जो संख्या है उसे मैं यहां लिख देता हूं। देखिए छठी संख्या के लिए आपकी क्या कंडीशन दे रखी है? छठी 7वीं और 8वीं। इसने क्या कहा है? छठी संख्या 8वीं और 7वीं जो संख्याएं हैं इनसे 4 और 7 कम दे रखी है। यदि ये कम है तो भाई ये ज्यादा होंगी, यानी यदि इसे x माना जाए तो ये संख्या 4 कम है, तो इसका मतलब ये 4 ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 7वीं से कितना कम हो रही है? 4 कम है, तो भाई 7वीं 4 ज्यादा होगी। इसी प्रकार 8वीं 7 कम थी, तो ये कितनी ज्यादा हो जाएगी? 7 ज्यादा हो जाएगी। ये तीनों संख्याओं का योग हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि हमें 5 संख्याओं का योग तो पता था। कर लीजिए हल भाई, 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 बराबर 15.5 गुणा 2 करेंगे तो 31, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 64, यहां 160 बराबर 4 और 1 5, 6 और 3 9। यदि मैं कह रहा हूं कि तीनों संख्याओं का योग पता करें तो 160 में से 9 और 5 यानी 95 को हम घटा देंगे, तो आपका जो बचेगा शेष वो कौन कौन सी संख्या बचेगी? भाई 6, 7 और 8वीं तीनों का योग हमारा बच जाएगा। घटा लीजिए, 160 में से हम 95 यदि माइनस करते हैं तो 10 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कितना बचेगा? 5, और 15 में से 9 गए तो 6, यानी 65 हमारे पास छठी का, 7वीं का और 8वीं का बचा हुआ है। देखिए यहां मैं कह रहा हूं कि तीनों का यदि योग करूं तो बचा हुआ है वो बराबर होना चाहिए भाई कितने के? 65 के। हल करते हैं, x x और x, कितने x हो गए भाई? 3x प्लस 4 और 7 11 बराबर कितने होंगे? 65। 3x बराबर 11 को माइनस में कर देंगे तो 65 में से 11 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा भाई? 54, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 18 हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब छठी संख्या यदि 18 है
तो 7वीं 18 और 4 22 होगी। 8वीं आपसे पूछ रहा है तो x + 7 यानी कि 18 + 7 कितनी होगी? 25 होगी। और आपसे यही पूछा है बताइए 8वीं संख्या क्या है, तो हम ये कहेंगे जो 8वीं संख्या है वो कितनी है भाई? 25 है। अब देखिए ये जो कंडीशन दे रखी है ये तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी भाई, लेकिन ये मैं डायरेक्ट निकाल सकता था। डायरेक्ट कैसे कि भाई 20-20 बांटा गया, कितना बच रहा है वो पता लग जाएगा। यहां से हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको इजी यदि ये रूप में लगे, और वैसे इजी यही रहेगा क्योंकि इस बार कंडीशन 6, 7, 8 की अलग दे रखी है, तो हम बेसिक से ही कर लेंगे। वैसे आप करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसने कर रखा है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। भाई 31 छात्रों का औसत भार आपको 30 केजी दे रखा है, तो 31 छात्रों का कुल हम पता कर सकते हैं। प्रत्येक का 30-30 केजी है, तो 31 × 30 करेंगे, कुल कितना होगा ये पता लग जाएगा। तो 0, 3 एकम 3 और 3 × 3 करेंगे, 930 आपके 31 छात्रों का कुल भार है। अब क्या कहा? अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, तो 31 छात्र प्लस अध्यापक को भी हम शामिल कर रहे हैं, तो ये भाई कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 32, क्योंकि 31 छात्र हैं, एक आपका अध्यापक है। अब उसने कहा ऐसा करने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होगी। 500 ग्राम को हम आधा केजी या 0.5 कह सकते हैं भाई। पहले औसत 30 था, अब आधा केजी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30.5, यानी कि यहां 31 छात्र प्लस अध्यापक का कुल भार पता करेंगे। 32 5 160, तो 6 0, 32 × 3 करेंगे 96, और एक आपका हासिल 97, यानी 976 केजी आपका वजन प्राप्त हो रहा है 31 छात्र प्लस किसका? अध्यापक का। इसने आपसे ये पूछा है बताइए अध्यापक का भार कितना होगा। मुझे एक बात समझाइए, 31 छात्र और प्लस अध्यापक में से यदि 31 छात्रों का भार हटा देंगे तो केवल किसका बचेगा भाई? अध्यापक का। हटा दीजिए, 6 में से 0 गया 6, और 97 में से 93 गएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी अध्यापक का जो भार होगा वो 46 केजी होगा। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखिए हमने क्या सीखा है। इसने आपसे ये कर रखा है 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है, यानी मैं सीधा यूं कह सकता हूं 31 छात्रों में से प्रत्येक को 30-30 मिल रहा है। भाई 31 में प्रत्येक को 30-30 मिल रहा है, यदि अध्यापक भी 30 केजी का शामिल करते तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक को पहले भी 30-30 मिल रहा था, अध्यापक भी 30 का आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए अध्यापक 2 केजी ज्यादा का आ रहा है, तो इसका मतलब औसत में क्या होगा? 2 केजी यदि अध्यापक ज्यादा आ रहा है तो सभी के औसत के लिए हम सभी में उस 2 केजी को बांटते हैं। यही तो हमने सीखा है बांटने में, कि सब में बांटो। तो अब एक बात बताइए, इसने कहा कि 30 केजी तो है, लेकिन यदि भार अध्यापक को शामिल करने के बाद देखें तो 500 ग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब सभी में 500 ग्राम बढ़ रहा होगा। तो हम यूं कहेंगे 30 केजी से तो ज्यादा का होगा। कितना ज्यादा का होगा? 30 केजी से आप ये पता कर लीजिए अध्यापक के कारण कितना बढ़ रहा है। तो 500 ग्राम एक व्यक्ति का बढ़ रहा है, 500 ग्राम को मैं आधा केजी लिख सकता हूं। व्यक्ति हमारे पास टोटल अब कितने हो गए भाई? 32 हो गए हैं, 31 छात्रों एक अध्यापक। तो यूं कह देंगे वृद्धि जो होगी वो कितने की होगी? 16 की होगी। तो अध्यापक का जो भार होगा वो 30 + 16 यानी कितने केजी होगा भाई? 46 केजी होगा। तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ये देखना है कि औसत बढ़ रहा है या कम हो रहा है किसी व्यक्ति से, तो वो इसका मतलब सभी में बढ़ रहा होगा, तो उससे कुल पता कर लीजिए। और यदि कमी हो रही है तो कम कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट इसी तरीके से करवा रहा हूं। देखिए क्या कहा है, एक कक्षा के 71 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, यानी भाई प्रत्येक को 50-50 मिल रहा है। अध्यापक को भी शामिल कर लें तो भाई ये पता कर लीजिए वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है। तो इसने आपसे ये कह दिया है कि 2 केजी की वृद्धि औसत में हो रही है, यानी प्रत्येक इंसान को 2-2 और मिल रहा है। अब एक बात बताइए, 2-2 और मिलेगा तो टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 71 तो छात्र हैं और एक अध्यापक है, तो कितने हो गए? 72। यानी वृद्धि जो होगी वो कितने की होगी भाई? 144 की होगी।
और 144 में यदि 50 बढ़ाते हैं तो अध्यापक का जो भार होगा वो हमें प्राप्त होगा 194 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई भाई, डायरेक्ट ही कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं। 10 नाविकों में से 56 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया है। भाई एक व्यक्ति गया, उसकी बजाय नया आ गया, यानी व्यक्तियों की संख्या 10 ही रहेगी। पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हम शामिल कर रहे थे तो वो एक एक्स्ट्रा हो रहा था। यहां क्या कहा है कि 10 ही लोग थे और अब भी उसकी स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो व्यक्ति तो 10 ही रहेंगे। ये भाई 56 केजी भार वाला व्यक्ति गया है, यदि आने वाला भी 56 केजी का ही आता तो कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इसने क्या कर रखा है, 800 ग्राम वृद्धि हो रही है प्रत्येक के साथ। मुझे एक बात समझाइए, 800 ग्राम सबको मिल रहा है, प्रत्येक को अधिक मिल रहा है, तो यानी आने वाला जो व्यक्ति होगा वो 56 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, वृद्धि पता कर लीजिए। तो 10 लोग हैं, प्रत्येक को 800 ग्राम मिल रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा भाई कितना ग्राम, 8000 ग्राम हो जाएगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो यूं कह सकते हैं वृद्धि जो हो रही है वो कितने केजी की हो रही है, 8 केजी की हो रही है। पहले 56 था, अब 8 केजी और बढ़ गया है, तो 8 और 56 यानी आने वाला जो व्यक्ति नया है नाविक, उसका जो भार होगा वो कितना केजी हो जाएगा भाई, 56 + 8 64 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 24 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति सम्मिलित किया जाता है। यहां भाई 8 व्यक्ति हैं और एक 24 वर्ष का व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो व्यक्ति तो 8 ही रहेंगे। पहले आपसे ये कर रखा है कि 2 वर्ष औसत बढ़ जाता है, भाषा को इसने इंटरचेंज कर दिया। जाने वाला व्यक्ति कितने का भाई, 24 का है, यदि आने वाला भी 24 का ही होता तो कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इसने क्या कर रखा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा ये पता कर लो। व्यक्तियों की संख्या 8 है, प्रत्येक का 2-2 बढ़ रहा है, तो यानी कुल बढ़ रहा होगा कितना, 16 बढ़ रहा होगा। और 24 में 16 यदि बढ़ाएंगे तो नए व्यक्ति की जो आयु होगी 24 और 16 यानी कितने वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगी, 40 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई भाई बात। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, देखिए, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी इतनी है जितनी 2 वर्ष पहले थी। भाई 10 आदमी हैं, 2 वर्ष पहले जितनी प्रत्येक की आयु थी अभी भी उतनी होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 वर्ष पहले मान लीजिए प्रत्येक आदमी 18-18 वर्ष का था, तो औसत 18 रहेगा। लेकिन अब 2 वर्ष बाद देखूं तो प्रत्येक आदमी 20-20 का हो जाएगा, तो औसत कितना होगा, 20-20 हो जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं प्रत्येक आदमी 2 वर्ष बाद में 2-2 केजी बढ़ेगा, और 2-2 केजी बढ़ेगा, या आयु दे रखी है तो 2-2 वर्ष बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, 10 व्यक्ति हैं, कितना बढ़ना चाहिए, 20 बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इसने क्या कहा कि जितना पहले था उतना ही अब है। क्यों है, क्योंकि एक नव युवक को बदल दिया गया है। भाई एक व्यक्ति था, उसे बदल दिया गया है, उसके कारण औसत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि जो नवयुवक को बदला है वो भाई 20 वर्ष ज्यादा का रहा होगा, क्योंकि वृद्धि आपकी कितनी की हो रही है, 20 की हो रही है। और उसने यही पूछा है पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य जो छोटा है वो कितना है, यानी दोनों की तुलना करनी है। तो भाई ये 20 बढ़ रहा था, वो नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि उसने ये कह दिया कि एक व्यक्ति को बदल दिया। इसका मतलब उनकी जो आयु है उनमें जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा भाई, 20 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि वृद्धि 20 की हो रही है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब आने और जाने वाले की आयु में 20 वर्ष का अंतर रहेगा, जिससे आपका औसत बिल्कुल बराबर बराबर रह जाएगा। क्लियर है भाई।